Number of individual living within a area, specific area. Okay, ठीक है, true, that's true. Number of individuals you find in a certain specific area, that's called as my population density. तो एक एरिया यहाँ पे आप काउंट करते हो एंड वो चीज आपको यहाँ पे मिलती है देखने के लिए जब आप पॉपुलेशन डेंसिटी की आप बात करते हो. सो यू फाइंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी. ठीक है. नेचर के अंदर आपको ज्यादा कौन से टाइप का कर्व देखने के लिए मिलेगा, जे शेप कर्व या एस शेप कर्व? एस शेप्ड का. ऑलराइट, ठीक है, दैट्स आल्सो ट्रू. जिसको इवन कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ कर्व इज माय एस शेप कर्व? सिग्मॉइड कर्व. सिग्मॉइड कर्व. ठीक है, ऑलराइट. चलिए, सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस. लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन. लेट्स हैव फ्यू थिंग्स टू बी रिवाइज्ड ओवर हियर. ठीक है. तो पहला सवाल आपके सामने यहाँ पे ये है, क्वेश्चन नंबर 188. टेक योर टाइम because we'll have to explain few things in this and I'll also ask you few things in this. So yeah, just have a look at that. एक सेकंड मुझे यहाँ पे, ठीक है. Which of the following is going to be correct? मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही क्या मेरी? नहीं, ये फेकंडिटी क्या होता है? Okay, फेकंडिटी का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, पोटेंशियल टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग और पोटेंशियल टू फॉर्म द ऑफस्प्रिंग, ये कहूंगा मैं, उसे हम कहते हैं फेकंडिटी. फेकंडिटी का मतलब आपका होता है कि आप ज्यादा ऑफस्प्रिंग आप बना सकते हो, इसके पोटेंशियल को हम कहते हैं यहाँ पे तो फेकंडिटी. ओके सर. ठीक है, ठीक है. चलिए, which of the following is going to be correct in this? चार स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे. मोनिका का यहाँ पे हैंड रेज हो चुका है, बाकी लोग भी पढ़िए इसे ध्यान से. Jasnoor has also raised their hand. बाकी लोग भी देखिए, logistic growth model is more realistic than the exponential growth model, and then you have these remaining three statements as well. So चलिए देखिए and try to tell me a correct answer in this. All right, बताइए जसनूर क्या लग रहा है इसका आंसर? सर फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है. तो फर्स्ट लग रहा है. काजल आपको क्या लग रहा है? सर सेकंड ऑप्शन. तो सेकंड लग रहा है. ठीक है. अपूर्वा? सर ए ऑप्शन. ए. एंड मोनिका दीक्षा? ऑप्शन ए ऑप्शन. एंड तमनप्रीत? ए ऑप्शन. चलिए देखते हैं हम यहाँ पे. So logistic growth model is a more realistic than the exponential growth model. अब ये स्टेटमेंट काफी हद तक सही है. That's a true statement. हमने पहली बात किया था कि जब हम logistic growth model के यहाँ पे हम बात करते हैं, जो आपका S shape का होता है, you get to have this model going to be of my S shape, जिसको हम कहते हैं S shape curve as well. So sigmoid curve भी हमने यहाँ पे दिखा दिया term. Sigmoidal curve is something you will find in this kind of model. और ये मॉडल आपका ज्यादा लॉजिस्टिक तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है. अब मुझे बताओ, जब हम ये ग्राफ बनाते हैं तो ऊपर एक हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं. वी ड्रॉ अ लाइन ओवर देयर. ये लाइन क्या होती है? कैरिंग कैपेसिटी. राइट, दैट के स्टैंड्स फॉर माय, बहुत बढ़िया, कैरिंग कैपेसिटी, जो हर एक इकोसिस्टम की एक लिमिट होती है. इसके बियॉन्ड आपका नंबर नहीं जाता. राइट, ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है. बाकी स्टेटमेंट हम यहाँ पे देख लेते हैं. आर सिलेक्टेड स्पीशीज हैव अ लो फेकंडिटी, दैट मींस ये कम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बना पाते हैं. अब ये बात आपके यहाँ पे गलत है, क्योंकि अगर आप देखोगे आर सिलेक्टेड स्पीशीज के एग्जांपल क्या बनते हैं, कोई मुझे बताएगा आर सिलेक्टेड स्पीशीज के एग्जांपल यहाँ पे क्या बनेंगे? हैंड रेज करके. Yes, the example for them are going to be something like my frog, insect, even your fishes. Example of my R selected species. तो आप जानते हो इनके अंदर reproductive potential तो काफी अच्छा होता है. They don't have a low fecundity. They have a high fecundity. So that's a false statement यहाँ पे हो जाती है. क्या they have a large body size? The answer is no. You don't have a large body size. और मेच्योरिटी भी इनकी अर्ली आ जाती है, इनकी मेच्योरिटी लेट नहीं आती. आर सिलेक्टेड स्पीशीज की मेच्योरिटी अर्ली आ जाती है, लेट नहीं आती. केस सिलेक्टेड के अंदर भी यहाँ पे गलत. हाँ जी, केस सिलेक्टेड के अंदर इन्होंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है. दैट स्पीशीज हैव अ हाई फेकंडिटी. नहीं, केस सिलेक्टेड स्पीशीज के एग्जांपल आपको यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसमें एग्जांपल क्या आ जाएंगे? एलिफेंट एंड बर्ड्स. मतलब मैमल्स आप यहाँ पे ले सकते हो, एलिफेंट, मैमल्स कोई भी आप यहाँ पे उठा लो. You can also find your birds as well. So all of them are the example of my case selected species. They generally have a less number of offspring are been given by them. They do have a large body size, so यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, and they attain maturity काफी late. So statement B यहाँ पे आपका गलत है, C भी आपके यहाँ पे गलत है. समझो यहाँ पे कि आपका जो statement C लिखा हुआ है ना,
वो एक्चुअली में आपका बिलोंग करता है आर सिलेक्टेड स्पीशीज को, और जो हुआ है वो आपका बिलोंग करता है आपके आर सिलेक्टेड स्पीशीज को, और जो आपका स्टेटमेंट बी आपका आप है दैट बिलोंग्स टू माय के सिलेक्टेड स्पीशीज। तो यहाँ पे 2 गलत हो गए। लेट्स सी व्हाट इज माय इलस्ट्रेटिव बिहेवियर। इलस्ट्रेटिव बिहेवियर आपका ये होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी नोटिस किया होगा, कभी जंगल में शेर दिखता है ना, तो जो बंदर होते हैं वो आवाज करते हैं, बंदर जो होते हैं वो आवाज करना चालू करते हैं ताकि दूसरों को पता चले कि शेर आ चुका है। ये वाला आपने से टीवी कभी नोटिस की होगी, दे स्टार्ट डूइंग दैट कॉल्स, वो कॉल्स लगाना चालू करते हैं ताकि सारे आसपास के बंदरों को पता चल जाए कि वहां पे शेर घूम रहा है या कोई बड़ा एनिमल आ रहा है जो उन्हें खा सकता है। इसको हम कहते हैं यहाँ पे इलस्ट्रेटिव बिहेवियर। इलस्ट्रेटिव बिहेवियर में होता क्या है कि आप वो कॉल कर रहे हो, वो आप एक आवाज निकाल रहे हो जिससे आप डेंजर में आ सकते हो, लेकिन उसकी वजह से आपकी जो स्पीशीज है उसको फायदा हो रहा है। इसे हम कहते हैं यहाँ पे एज इलस्ट्रेटिव बिहेवियर। सो इलस्ट्रेटिव बिहेवियर को आपको यहाँ पे याद रखना है दैट यू विल ऑलवेज फाइंड दैट यू आर मेकिंग सम कॉल्स, यू आर डूइंग समथिंग, एंड बिकॉज ऑफ दोस कॉल्स व्हाट इज हैपनिंग कि आपके आसपास के जो स्पीशीज के खुद के आपके जो एनिमल्स है, आपके आसपास के स्पीशीज है, उनको फायदा हो रहा है, राइट, बट इसमें आपको नुकसान हो सकता है। सिमिलर चीज आपने देखी होगी कई बार टीवी पे कि डियर ये करते हैं, अगर डियर को कोई लेपर्ड या टाइगर या लायन आते हुए दिखता है, दे विल स्टार्ट मेकिंग द कॉल्स, दे विल स्टार्ट मेकिंग द कॉल्स। जब वो कॉल्स देना चालू करते हैं तो उनके आसपास के जितने भी वो होते हैं ना डियर, उनको सबको पता चल जाता है। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड एज माय इलस्ट्रेटिव बिहेवियर। याद रखना, इससे उस एनिमल को हार्म हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से दूसरों को फायदा हो सकता है। दैट काइंड ऑफ बिहेवियर इज शोन बाय द डॉग्स। ये बात क्या काम कभी अपने डॉग को करते हुए देखा है? हैव यू सीन द डॉग डूइंग दैट सच काइंड ऑफ थिंग? No, sir. Yes. No. No, sir. नहीं करता। डॉग डोंट डू दैट काइंड ऑफ थिंग। सिर्फ यहाँ पे अपूर्वा भी जो एग्री नहीं करेगी अपूर्वा इज लेकिन नहीं सर मैंने तो देखा करते हुए। दैट्स नॉट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर, दैट्स नॉट योर डॉग्स आर गोइंग टू डू। सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड ओनली स्टेटमेंट 1 इज गोइंग टू बी करेक्ट ओवर हियर, एंड यस ऑप्शन ए बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर। बट ये टर्म याद रखना, इलस्ट्रेटिव बिहेवियर का मतलब आप यहाँ पे याद रखना, this is something done by the animals so that they put themselves in the harm's way or they might get harmed over there, but they are trying to protect their own species. ये जो डॉग का बार्क करना होता है उसको हम गिनते नहीं यहाँ पे एज अ इलस्ट्रेटिव बिहेवियर, ठीक है? तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी, these are the things you have to know. तो ये आपको हो गया 180 का आंसर यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन ए। नाउ पढ़िए ध्यान से सारे स्टेटमेंट्स का एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए अपूर्वा। So fourth option. बाकी लोग भी पढ़ लीजिए आराम से, शायद कुछ और ऑप्शन हो। क्या लग रहा है काजल? Sir, D option. जानवी? D option. अक्षरा? Sir, मैं 180. सर मैं अभी भी 188 पे ही हूँ। अच्छा अक्षरा आपने अपना सिम चेंज किया? नहीं सर, किया मैंने सिम चेंज। अक्षरा, आई थिंक आई आस्क चिराग सर टू टॉक टू यू एंड समवन इन योर घर पे। ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी ना फिर तो, ऐसे कितना टाइम लगेगा फिर तो ऐसे आपको करने में सवाल? आपके पास जब तक सवाल आएगा तब तक हम पता नहीं कहाँ चले जा चुके होंगे। बट व्हाई डोंट यू यूज अप्सरा's फोन राइट नाउ फॉर द क्लास? मेरा सवाल आपसे ये है। सर मैं उसी से ज्वाइन करती हूँ, पर आज उसका थोड़ा काम है ना उस पे, तो वाह, but yeah, you have to check this thing, Akshara. This is something which will affect you ना, आपके क्लासेस पे अफेक्ट कर सकता है, इसलिए दैट वाज चीज को। सिद्रा क्या लग रहा है आपको? D. और एक चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे। आई थिंक आप लोग यहाँ पे डी के साथ एग्री कर रहे होंगे वैसे तो, बट लेट्स सी। Yes, sir. ऑप्शन ए, an association of two species where one is benefited and other remains unaffected. इसको हम म्यूचुअलिज्म नहीं कहते, तो इसको हम क्या बोलते हैं फिर? जहाँ पे एक को फायदा हो रहा है दूसरे को कुछ फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? Commensalism. Yes, that is called as my commensalism.
बताइए काजल, कमेंसलिज्म के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? एक एग्जांपल बताओ मुझे, बस आई जस्ट वांट टू हैव वन एग्जांपल। ठीक है, सर जसनूर आप बताओ। हाँ बोलो, बोलो काजल बोलो। सर क्लोन फिश और वो क्या था, सी एनिमो। राइट, सो यू हैव अ क्लाउन फिश, बिल्कुल बहुत सही, क्लाउन फिश एंड योर सी एनिमल। जसनूर एक एग्जांपल आप भी बता दो, कमेंसलिज्म का एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं। अगर जसनूर नहीं बताएगी तो फिर कौन? हाँ बोलो। सर काउस। काउज एंड, दो लोग चाहिए ना, काउज एंड कैटलिग्रेट। क्या कहते हो आप लोकल लैंग्वेज में कैटलिग्रेट को, क्या कहते हो आप? सर हम तो कैटली कहते हैं, इंग्लिश में तो कैटल कहते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, इग्रेट को आप क्या बोलते हो लोकल लैंग्वेज में? ग्रिड क्या? इग्रेट को आप कॉमन लैंग्वेज आप लोग अपने वहां पे क्या बुलाते हो? क्रेन बुलाते हो आप, क्या बोलते हो आप? ईग्रेट ही बोलते हैं। कैटल। इग्रेट तो कोई नहीं बोलता बेटा, इग्रेट तो एक बहुत ही एडवांस टर्म हो गया। कोई ऐसा नहीं बोलता ओ लुक इग्रेट इज सिटिंग ओवर देयर, कोई ऐसा नहीं कर रहा होता। जैसे यहाँ पे बगुला बुलाते हैं उसे, डू यू हैव Yes, sir. टर्म्स ओवर देयर? Bagula. आप लोग भी बोलो बगुला बुलाते हो? हम लोग बंगला कहते हैं, बंगला। अच्छा अच्छा, so that is the example of that is your cattle grade. So cattle grade and cattle are the example of my commercialism again over here. These are also one of the example in this. चलिए स्टेटमेंट को हम यहाँ पे देखते हैं। An interspecific association between the both partners derive benefit from each other is called my commensalism. ये बात भी मेरे यहाँ पे गलत हो जाएगी। That is a statement which belongs to which kind of interaction? Mutualism. Right. ये मेरा बिलोंग करता है मेरे यहाँ पे म्यूचुअलिज्म के लिए। लड़के लोग भी बताएंगे बेटा, लड़के लोग भी बताएंगे, अनिरुद्ध और महेश और जो कुछ भी है यहाँ पे ओम। A direct food relation between two species of animals in which one animal kills and feeds on another is referred to as a parasitism. क्या ये गलत है या सही है? गलत है। समनप्रीत क्यों गलत है ये? तो ये प्रेडेशन होगा ना, ये पैरासिटिज्म आपका यहाँ तो पे प्रेडेशन होगा। हाँ, पैरासिटिज्म ये आपका नहीं होगा बिकॉज एज अ पैरासाइट द एनिमल विल ऑलवेज वांट कि उसका होस्ट जिंदा रहे, तब तक उसे न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज अनट्रू, दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट डी आपका यहाँ पे कह रहा है, अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स of different species where both of the organisms are benefited from each other, that's my symbiosis. That's a true statement. Symbiosis is another term for my mutualism. That is your option D बनेगा आपका यहाँ पे ऐसा करेक्ट आंसर। देखिए ध्यान से and raise your hand. चलिए बेटा बाकी लोग भी ट्राई करेंगे। अनिरुद्ध, अरीशा, रानी, ओम, ऋषभ, प्रखर। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा लग रहा है आपको यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे नहीं है? बोलिए रानी, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर सी ऑप्शन। आपको सी लग रहा है? दीक्षा, सर डी। अपूर्वा, Sir, second option. कौन रह गया? तमनप्रीत, सब मुझे ये लग रहा है। इतना डेविएशन? जसनूर, सर इसमें तो एक से ज्यादा ऑप्शंस होगी ना? आप आंसर बताओ बेटा पहले तो। सर मुझे बी और सी लग रहा है। बताना है बेटा, एक बताना है। जो दो आंसर देगा उनके -25 हम लोग काटेंगे रिलेटेड। बी। मोनिका, मैंने नहीं करा था हैंड रेस। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर फिर? सर मेरे को ये जो नहीं उसी का मतलब नहीं समझ, मतलब याद नहीं आ रहा। नीचे का मतलब नहीं समझ आ रहा क्या आपको? नीचे का Yes, मतलब sir. रुको मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे। नीचे का मतलब यहाँ पे कहता हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना। देखो दो टर्म यहाँ पे होता है, ध्यान से सुनेंगे हम सब लोग यहाँ पे, मतलब आप लोग सुनेंगे।
So what will happen in this? No, you will find there's a term called as my habitat. Frog is seen in my pond. तो पॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, उसका हैबिटेट होगा जहाँ पे वो रहता है. ठीक है, सो ग्रासलैंड में लाइन रह रहा है, शार्क ओशन में, फ्रॉग आपका पॉन्ड के अंदर. यहाँ पे आपको याद रखना है, देन यू हैव अ टर्म लाइक में नीचे. इसका रोल, इसका मतलब क्या होता है, फंक्शनल रोल ऑफ एनिमल इन इट्स हैबिटेट. तो फंक्शनल रोल ऑफ एनिमल इन इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड बाय नीचे. अब दोनों का मतलब काफी हद तक सेम होता है. यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आपके यहाँ पे क्या आता है कि फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं आपका कि मंकी इन फॉरेस्ट, तो इसका हैबिटेट तो है यहाँ पे, लेकिन इसका नीचे भी है. नीचे मतलब क्या कि इसका फंक्शनल रोल मुझे पता चला मंकी का यहाँ पे क्या होता है. तो अ फंक्शनल रोल ऑफ मंकी इन द फॉरेस्ट विल बी व्हाट, ये आपका फॉरेस्ट में रहेगा, वहां पे लीव्स को खाएगा, लीव्स को खाने के साथ साथ यहाँ पे क्या करेगा, फ्रूट्स का डिस्पर्जल करेगा वहां पे. सो आई कैन आल्सो से दैट माय मंकी विल आल्सो प्ले अ रोल इन माय सीड डिस्पर्जल. ये सीड डिस्पर्जल यहाँ पे करेगा, दैट इज आल्सो समथिंग इट इज डूइंग. मंकी यहाँ पे क्या करेगा, वहां पे इंसेक्ट्स को खाएगा, इट विल फीड ऑन द इंसेक्ट्स ओवर देयर. जब ये इंसेक्ट्स को वहां पे कंज्यूम करेगा तो इंसेक्ट्स के पॉपुलेशन को ये कंट्रोल कर रहा है वहां पे, सो इट इज आल्सो कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स ओवर देयर. सो फंक्शनल रोल ऑफ एनिमल इन इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड एज माय नीचे. ये बात रखना कि फंक्शनल रोल ऑफ एनिमल इन इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड एज नीचे. सो नीचे सिर्फ हैबिटेट नहीं है, उसका वहां पे काम क्या होता है, उसका वहां पे काम क्या होता है, व्हाट आर द रोल दैट एनिमल इज प्लेइंग ओवर देयर कैन बी कॉल्ड एज माय नीचे अलोंग विद द हैबिटेट्स. हैबिटेट तो है ही वहां पे, हैबिटेट तो वहां पे आएगा ही कि वो फॉरेस्ट उसका हैबिटेट है, उसका वहां पे रोल क्या है, उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं एज अ टर्म एज अ नीचे, राइट. सो व्हेन आई से दिस एनिमल हैज दिस नीचे, तो सिर्फ वो वहां पे रह नहीं रहा, वहां पे उसका कुछ पर्पस होगा, वहां पे उसके कुछ एक्टिविटीज होंगी, और वो एक्टिविटीज उसके हैबिटेट को या उसके एरिया को इन्फ्लुएंस करती है. जैसे मंकी अगर मेरा फॉरेस्ट में रह रहा है, ये सीड डिस्पोजल कर रहा है अपने यहाँ पे, इंसेक्ट को कंज्यूम करके उनके पॉपुलेशन को मेंटेन रख रहा है, राइट, कंज्यूमिंग द लीव्स ओवर देयर. So it has some kind of role in that forest, and that functional role of the animal is called as my niche. उसलिए हम वहाँ पे एक niche टर्म यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं. तो habitat एक बहुत सिंपल टर्म होता है, लेकिन niche is habitat plus the role of the animal in its habitat. क्या ये बात समझ आ रही है आपको? Yes sir. Yes sir. क्या अब आपने यहाँ पे जो इतने सारे आंसर देख रहे हो, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं. So you have two closely related species may not live in the same habitat. That is going to be a ट्रू स्टेटमेंट. ये तो सही लग रहा है ना स्टेटमेंट आपके यहाँ पे. दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज मे नॉट लिव इन द सेम हैबिटेट, बिकॉज समझो अगर आपका लायन और टाइगर है तो दोनों इतने क्लोजली रिलेटेड है आपके यहाँ पे कि सेम हैबिटेट में नहीं रहेंगे, बिकॉज व्हाट विल हैपन, दैट विल लीड टू कंपटीशन, दैट विल लीड टू कंपटीशन. सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट ओवर हियर बिकम्स माय ट्रू. ये ट्रू स्टेटमेंट है मेरे यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं वो बात इनके यहाँ पे सही है. नाउ टू स्पीशीज कैन नॉट ऑक्यूपाई द सेम नीशे in the geographical region. ये बात भी आपके यहाँ पे ट्रू है. If they happen to do that, अगर आपके दो स्पीशीज, अगर आपके टू डिफरेंट स्पीशीज अगर आपके ऑक्यूपाई करिए, अगर आपके यहाँ पे सेम नीचे के अंदर, then you will find that you will actually get to see over here that your species can have some kind of competition. आपका यहाँ पे competition आपका होते हुए आपको मिल सकता है, because both of them are having the same kind of role over there. So that is why this is going to be a true statement. Two species cannot occupy the same niche in the geographical area. आप सोचें इस बात को कि आपका फॉरेस्ट का नीचे है जहां पे आपके मंकी के दो अलग अलग स्पीशीज आपको पे मिल रही है, then there is going to be a some kind of interaction over there जो आपका कंपटीशन में बदल जाएगा. आपके एक मंकीज, आपके गोरिल्लाज, अगर आपके वो दोनों वहां पे मिल रहे हैं आपको देखने के लिए, both of them will have same niche ना. नीचे मतलब क्या, फंक्शनल रोल ऑफ द एनिमल इन द हैबिटेट. तो both of them will have the same kind of role. वो भी इंसेक्ट खाएगा, वो भी सीड डिस्पर्स करेगा. बट अगर इनको दोनों को आपने सेम नीचे में रख दिया, then you will have a concern of competition. वहां पे कंपटीशन का वहां पे कंसर्न बनता है, इसलिए you don't find them in the same niche. क्या स्टेटमेंट सी मेरी आपको समझ आ रही है? It's a true statement. Yes sir. Yes sir. Then two species may occupy the same ecosystem. ये बात भी आपकी सही है. इकोसिस्टम तो बहुत बड़ा होता है ना. इकोसिस्टम इज अ बिग लैंडस्केप, राइट. इट्स लाइक योर फॉरेस्ट इकोसिस्टम. सो आपको तो उसमें एक से ज्यादा स्पीशीज आपको मिल जाए, दो क्या बहुत ज्यादा आपको मिल जाएगी.
That's a true statement. Look at the statement B. The more dissimilar the niche of the two species, the stronger is the competition. ये तो wrong हो गया ना यहाँ पे. अब आपको समझ आ रहा है ये तो wrong हो गया. यहाँ पे कहा जा रहा है that you have the more dissimilar, दो एनिमल है उनके नीचे बिल्कुल ही अलग है. एक रह रहा है फॉरेस्ट में, एक रह रहा है आपका ग्रासलैंड में. तो ये कह रहे कि अगर दोनों के नीचे अलग है वहां पे, उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन आपको होते हुए मिलेगा. अब एक बात बताओ, क्या ये स्टेटमेंट कोई सेंस करती है यहाँ पे? No, sir. No, sir. नहीं करी ना यहाँ पे. इट इज नॉट मेकिंग सेंस इन योर हेड. टू द मोस्ट डिसिमिलर नीचे ऑफ द टू स्पीशीज, स्ट्रॉन्गर इज देयर कंपटीशन. ये तो फॉल्स हो गया यहाँ पे. सो दैट इज व्हाई स्टेटमेंट बी इज गोइंग टू बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट बी बनेगा आपका यहाँ पे एज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज यू शुड नो दैट अगर डिसिमिलर है ना उनके नीचे, एक का नीचे है फॉरेस्ट का, एक का नीचे है आपका ट्री का टॉप, एक का नीचे है आपका फॉरेस्ट का आपका नीचे का एरिया, लाइक ग्रासलैंड वाला एरिया या सॉइल के पास वाला एरिया. सो इफ दे हैव डिफरेंट नीचे, हाउ दे कैन गो फॉर अ स्ट्रॉन्गर कंपटीशन? कोई कंपटीशन उनका होगा ही नहीं वहां पे. बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट नीचे ओवर देयर. सो दैट इज व्हाई यू शुड नो दैट्स योर ऑप्शन बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर. क्या ये चारों स्टेटमेंट आप सबको समझ आ रहे हैं? बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये sir. चीज आप सबको यहाँ पे याद रखनी है, बिकॉज दैट इज द फायदा ऑफ डूइंग दिस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन. यू डोंट ओनली अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, you understand the story behind the statement as well. So that's what we have to do. 179 बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. Take your time and then give me the answer. सब लोग ट्राई करेंगे. चलिए काजल, सिद्रा, पल्लवी आप तो थे बेटा. पल्लवी ये चैप्टर में तो आप थे, आप भी थे, और ये हमारे जसनूर भी थे और ऋषा भी थे जितना मुझे याद है. तो करो बेटा, सब लोग करो इसे. So the following statement are going to be incorrect. Alright, बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर जानवी? Sir, B option. बैटमैन वाला बी कह रहे हो, डेली वाला डी कह रहे हो आप? Sir, Batman. ओह, अब हाँ, अप्सरा दी, अक्षरा बताइए. सेकंड ऑप्शन. ले लिया ना, फोन छीन के ले लिया ना आपने. बहुत सही किया. यस सर. ऑलराइट, ठीक है. काजल क्या लग रहा है? B options. ऑलराइट, मोनिका? Batman. अपूर्वा? Second option. क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ एग्री करेंगे? Yes, sir. Yes, sir. आप सब लोग कलेक्टिवली गलत हैं. Sir, D अच्छा, you होगा have to तो look for फिर. you have to look for an incorrect statement ना. Look for incorrect statement. Okay. Right. So let's see. Amensalism is a relationship in which one species is getting benefited, and whereas you have to look for incorrect statement. Okay. Amensalism is a relationship in which one species is getting benefited, whereas the other is getting unaffected. तो amensalism का यहाँ पे example क्या मतलब होता क्या है जनरली इसके अंदर, ये बता दो. Black walnut tree या nearby plants. ऐसे क्या पता चलना है? तोनप्रीत आप पहले बताओ क्या होगा इसके अंदर. सर ब्लैक वॉलनट ट्री होता है और उसके आजू बाजू जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उस वो होता है ना, वो नियर बाय जो प्लांट्स होते हैं वो उनको वो अफेक्ट होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उनपे, क्योंकि जो ब्लैक वॉलनट ट्री होता है ना उसके रूट्स जो होते हैं ना वो टॉक्सिक केमिकल सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से वो नियर बाय प्लांट्स भी नहीं सरवाइव कर पाते. So interaction basically होता क्या है? Like what is the interaction is going to be? सर नेगेटिव और जीरो, न्यूट्रल. Right, but आपको बताना है, right? That's true. So one of them will get affected in a harmful way, right? One will get a harmful way, आपका affect होगा यहाँ पे. Other will remain unaffected. So that is what you find happening over there, and that's true. ये आपका amensalism का यहाँ पे आपका definition आपका यहाँ पे नहीं बन रहा. यहाँ पे लिखा हुआ है आपका amensalism is a relationship in which one species is getting benefited, whereas the other is getting unaffected. Benefit कहाँ पे किसको नहीं होता? The other will get harmed और दूसरा यहाँ पे neutral रहेगा. So that is why it is going to be an incorrect statement. ये आपके यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनेगा जो आपने यहाँ पे ढूंढ लिया. बाकी भी स्टेटमेंट में आप देख लेते हैं. होस्ट इज ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रोवाइड फूड शेल्टर टू द अदर ऑर्गेनिज्म. दैट्स ट्रू. होस्ट वही करता है ना, फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है. अगर आपके बॉडी में लिवर फ्लू आके रह रहा है
as endoparasite. So उसे वहाँ पे घर भी मिल रहा है, शेल्टर भी मिल रहा है. So that's a true statement. Predator is an organism that catches and kills the other organism for food. That's also true. Parasite is an organism which always lives inside or on the body of the organism and may kill it. शायद वो उसे खत्म कर दे. अगर आप लंबे टाइम के लिए अगर वहां पे रह रहे हैं, then it might have a negative impact on the health and it might kill it. So that is also going to be true. देखा है ये आपका बिल्कुल आपका गलत हो जाता है. That's going to be a false statement. So you have to look for incorrect one. और आपने ढूंढ लिया. सबसे पहले यहाँ पे सही है. बताओ 177. Look for a correct statement. बोलिए मोनिका, क्या लग रहा है? फर्स्ट ऑप्शन. आप तो पूछ रहे हो बेटा. फर्स्ट ऑप्शन आंसर. फर्स्ट ऑप्शन. क्या लग रहा है इसका आंसर जानवी? सर फर्स्ट ही लगा. जसनूर, A option. अक्षरा, फर्स्ट ऑप्शन. क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन 1 के साथ एग्री करेंगे? Yes, sir. ठीक है. सो लेट्स हैव अ लुक. आपका ऑप्शन है यहाँ पे क्या कह रहा है? You have to look for a correct statement in this. So let's see. Gauss hypothesis says that if two species compete for the same resources, then one will be eliminated by the another species. That's true. ये आपका Gauss principle of exclusion. So that's a true statement. ये आपका true statement आपका मिल जाएगा. More recent studies point out that species facing competition might evolve mechanism that promote coexistence rather than exclusion. ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे ट्रू है, लेकिन आप मुझे हैंड रेज करके बताएंगे कि इसका एग्जांपल यहाँ पे क्या बन के आएगा जो आपने पढ़ा हुआ है. चलिए बताइए, जो स्टेटमेंट ट्रू है आपका यहाँ पे, इसका एक एग्जांपल है. वी हैव अ एग्जांपल बेस्ड ऑन दैट. सो यू हैव टू टेल मी द एग्जांपल. उसकी स्टोरी से आप थोड़ी मुझे आप बताओगे यहाँ पे. बोलिए पूर्वा, व्हाट इज दैट एग्जांपल? बोलिए. सर वापलेस की स्टोरी पढ़ी थी, उसमें एक ही ट्री में अलग अलग मतलब बर्ड्स थे, वो ट्री के अलग अलग पार्ट से अलग अलग न्यूट्रिशन ले रहे थे. Right. So they were actually showing a property or one of the trait which is called as my resource partition. वहां पे आपको वो लोग resource partition show कर रहे थे. They were not showing any kind of competition over there. So yes, this statement is very much true. ये आपकी बात आप यहाँ पे सही है. ठीक है. Gauss competitive exclusion principle is effective when resources are in excess. ये बात false है. अगर excess में होता आपका resources, then competition आपका होता ही क्यों? So that's a false statement. Unlimited resources gives better opportunity for adaptation. ये बात भी आपके यहाँ पे false है. अगर limited unlimited resources है आपके यहाँ पे, then क्यों ही आप यहाँ पे adaptation आपका यहाँ पे होगा? So that's a false statement. So yes, option A बनेगा आपके यहाँ पे correct answer, जो आप सबने यहाँ पे सही बोल दिया. Very good, बढ़िया. चलो next सवाल 174. ध्यान से देखिए, take your time. 5 स्टेटमेंट है, आराम से देखिए सब लोग, and then raise your hand. चलिए सिद्रा ट्राई करिए, आप भी ट्राई करिए, हो जाएगा. आसान सवाल है. सिद्रा, ओम and ऋषभ, प्रखर, अनिरुद्ध. एक यहाँ पे स्टेटमेंट, चलो खुद से करो पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ. ये 3 बच्चों का यहाँ पे हो चुका है, बाकी लोग भी करिए. टेक योर टाइम, पढ़ो आराम से. ठीक है, चलिए देखना चालू करते हैं. बताइए दीक्षा, क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन डी. रानी, ऑप्शन डी सर.
ऑप्शन डी यहाँ पे लग रहा है। अक्षरा, फोर्थ ऑप्शन। मोनिका, बैटमैन। ओके। नहीं नहीं, डी। क्या सब लोग यहाँ पे डी के साथ एग्री करेंगे? यस सर। यस। Yes, sir. चलो देख लेते हैं आप करो कि ऑल एक्सेप्ट स्टेटमेंट 3 आर गोइंग टू बी करेक्ट वन। सो देखते हैं हम यहाँ पे। पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, आल्सो कॉल्ड एज डार्विनियन फिटनेस, हाई आर वैल्यू, दैट मींस मेकिंग अ मोर नंबर ऑफ ऑस्ट्रिच ओवर देयर in the habitat in which they live. So that is what the population will try to do. It will try to maximize its reproductive fitness. अच्छे अगर उसे habitat मिलता है, रिसोर्स अगर आपके वहां पे काफी है, then it will try to make more number of offspring. That's a true statement. तो ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। The population growth rate R is inversely related to my generation time. So population आपका like growth rate depend करता है like आपके generation time के ऊपर। Generation time मतलब कि वो कितना टाइम वो मल्टीप्लाई कर सकता है अपने आप को। How many time it can multiply in a certain, like how much it will take to complete one generation. So उसके साथ inversely यहाँ पे आपका related आपका होता है यहाँ पे। That statement here is also going to be true. ये statement आपके यहाँ पे true आ जाएगा। अब देखो आप statement number 3 यहाँ पे। The housefly which has a short lifespan produces a large number of eggs could be considered as a K selected species. अगर आपको statement 1 या 2 अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा था ना, यहाँ पे आपको क्लियर कट पता चल रहा है इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज यहाँ पे आपका मेंशन किया हुआ है इट इज कॉल्ड एज माय के सिलेक्टेड स्पीशीज। आप जानते हो हाउस फ्लाई विल ऑलवेज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ योर आर सिलेक्टेड स्पीशीज। आर सिलेक्टेड स्पीशीज। तो ये तो स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ही आप यहाँ पे गलत बैठ गया। सो दिस स्टेटमेंट ओवर हियर बिकम्स फॉल्स ओवर हियर। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द अदर स्टेटमेंट्स इन दिस। अब जैसे पता चल गया कि मेरा फॉल्स है ना, मुझे वैसे ही आंसर मिल जाता है। जैसे मुझे बताया कि मेरा यहाँ पे फॉल्स है, आई गेट टू नो लाइक दिस इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आई गेट टू नो नंबर ऑफ थिंग्स। मेरा ए यहाँ पे हट जाएगा, सी भी हट जाएगा, बी मेरे यहाँ पे हट जाएगा। तभी हम बाकी देख लेते हैं। अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड्स द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज। दैट्स ट्रू। स्टेटमेंट एक जनरल स्टेटमेंट है कि आपका कितना भी सिलेक्शन, कैसा भी आपका सिलेक्शन प्रेशर हो, आप यहाँ पे द एनिमल हमेशा कोशिश करेगा कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी निकालने का जिससे वो एफिशिएंट तरीके से रिप्रोड्यूस कर सके। लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड इन रिलेशन टू द कंस्ट्रेंट imposed by biotic and abiotic factor in their habitat. आपके जो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, जो आपको ये आपके सामने टर्म आया ना लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन ट्रेट्स, सो याद रखना यहाँ पे लोग बेसिकली बात करते हैं अबाउट माय के सिलेक्टेड एंड आर सिलेक्टेड स्पीशीज के बारे में। तो यहाँ पे ये कह रहे कि आपके आर और के जो आपकी स्पीशीज है ना, आपके यहाँ पे सिलेक्टेड स्पीशीज, इनके अंदर जो इवोल्यूशन हुआ है वो हुआ है इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर इम्पोज्ड बाय द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स इन देयर हैबिटेट। जो बात आपके यहाँ पे सही है, दैट इज अ ट्रू इवेंट, दैट इज अ ट्रू थिंग ओवर हियर। सो यू कैन क्लियरली से कि एक्सेप्ट माय स्टेटमेंट 3 ऑल आर गोइंग टू बी माय करेक्ट स्टेटमेंट। अगर आपको एक दो स्टेटमेंट अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं भी आते हैं तभी आपको आंसर मिल जाता, क्योंकि आप जानते हो थर्ड तो मेरा बिल्कुल ही गलत है। You can never say that housefly is my case selected species, so you should understand this. Your option D becomes your correct answer in this, all except your statement 3. ठीक है? So that is the answer for my 174 जो आप लोगों ने यहाँ पे सबने सही कर दिया है। 173 बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Again, a very good question. Have a look at this and try to answer this question. बाकी लोग भी देख लीजिए। एक एरिया है आपके पास यहाँ पे जहाँ पे आपके पास 200 पार्थेनियम एंड सिंगल बैनियन ट्री। For the information given above, which of the following conclusive statement are correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी? Population density of banyan tree is going to be high. Population cover area of a banyan is going to be high. In above case, the percentage of cover area or biomass is more meaningful than the population size. ये तीन स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे है। बोलिए जानवी, क्या लग रहा है? Sir, D option. जसनूर, दिल्ली वाला डी सर।
अपूर्वा, सर थर्ड ऑप्शन। मोनिका, डी ऑप्शन। तमनप्रीत एंड रानी, तो सी लग रहा है सर मुझे। डी ऑप्शन। देखो यहाँ पे तो ये आपको देखे रखा हुआ है, कहानी आपके सामने क्लियर है। आपको पूछा गया स्टेटमेंट दे रहा, देख लो बताओ कौन सी करेक्ट है। आप यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ बैंयन इज हाई। पॉपुलेशन डेंसिटी बैंयन की यहाँ पे हाई नहीं है। एक ही तो ट्री आपके पास वहां पे, एक ही तो ट्री आपके पास वहां पे, राइट, इन दैट पर्टिकुलर एरिया। सो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द बैंयन ट्री इज नॉट रियली हाई ओवर देयर। एरिया उसका वहां पे ज्यादा है, बायोमास उसका वहां पे ज्यादा है, बट पॉपुलेशन डेंसिटी तो वहां पे एक ही है ना। यू हैव अ वन बैंयन ट्री ओवर देयर, राइट। सो यू हैव अ 1 बाय 200 स्क्वायर फीट के अंदर आपका एक बैंयन ट्री आपके पास है वहां पे, और उसी 200 स्क्वायर फीट के अंदर यू हैव 200 पार्थेनियम। तो पॉपुलेशन डेंसिटी तो उनकी वहां पे ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। पॉपुलेशन डेंसिटी बैंयन ट्री की हाई नहीं है वहां पे। इट इज एक्चुअली ओनली वन बैंयन ट्री ओवर देयर, ठीक है। सो नंबर ऑफ बैंयन ट्री वहां पे एक है, तो डेंसिटी उसके यहाँ पे हाई नहीं है, कम ही है। 1 बैंयन ट्री अपॉन 200 स्क्वायर फीट, दैट्स गोइंग टू बी लाइक, दिखा लो कितना कम नंबर आपका यहाँ पे आएगा। और 200 पार्थियम और 200 स्क्वायर फीट, यू स्टिल हैव 1 पार्थियम पर स्क्वायर फीट, आपके यहाँ पे आ जाएगा नंबर। सो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। क्या ये बात समझ आई आपको, क्यों स्टेटमेंट 1 मेरे यहाँ पे रॉन्ग होगा? यस सर। ठीक है। नाउ स्टेटमेंट 2, पॉपुलेशन कवर एरिया ऑफ अ बैंयन इज हाई। सो कवर एरिया मतलब आपका कितना एरिया वहां पे वो कवर कर रहा है बैंयन, ये आपका यहाँ पे ज्यादा होगा। सो आई कैन से दैट पार्थियम के कंपेयर में जो एरिया ये कवर कर रहा होगा वहां पे उस बेल्ट के अंदर, ये आपका यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, दैट एरिया इट विल बी कवरिंग is going to be a true. In the above case, the percentage of cover area or biomass is more meaningful than the population size. बिल्कुल, बायोमास अगर हम इसका कैलकुलेट करते हैं, ये आपके लिए ज्यादा मीनिंगफुल होगा बताने के लिए कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है कंपेयर टू माय अदर काइंड ऑफ पैरामीटर्स। तो ये आपका अगर बायोमास एज अ पैरामीटर अगर आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हो, आपको ज्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी यहाँ पे। बोलिए मोनिका, बताइए। सर पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब साइज नहीं होता। देखो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब यहाँ पे होता है, सिंपली याद रखना, पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अपॉन एरिया, दैट्स माय पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो वहां पे कहेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी मेरी बैंयन ट्री की ज्यादा है। कितने बैंयन ट्री मेरे पास है यहाँ पे? एक। लेट्स से एरिया मेरा यहाँ पे आपका 100 स्क्वायर फीट का, राइट। उसके ही कंपेयर में आप यहाँ पे देखो दैट यू हैव पार्थिनियम एज वेल, यू आल्सो हैव पार्थिनियम। पार्थिनियम भी उसी एरिया के अंदर आपको कितने मिल रहे हैं आपके यहाँ पे? 200 पार्थिनियम अपॉन 100 स्क्वायर फीट, राइट। अब अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हो आप यहाँ पे, सो इसका पॉपुलेशन डेंसिटी जो बैंयन ट्री का है वो तो बहुत कम निकलेगा ना आपका यहाँ पे 100 स्क्वायर फीट के अंदर, बहुत ही कम। आपका क्या आएगा इसका वैल्यू यहाँ पे? 0.01। दैट इज 0.01 योर बैंयन ट्री पर स्क्वायर फीट, ये आपका यहाँ पे आएगा। इसका यहाँ पे क्या आएगा? यू विल हैव योर, इसका यहाँ पे क्या आएगा बताओ? 2 पार्थेनियम पर स्क्वायर फीट। 2 पार्थेनियम पर स्क्वायर फीट। सो दैट इज व्हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एक सिंगल ट्री की तो है ही नहीं वहां पे, इसलिए वहां पे डेंसिटी काउंट कर रही है। यही तो आपको एनसीईआरटी बता रही है वहां पे कि कई बार आपको डेंसिटी के थ्रू आप उसका वैल्यू नहीं बता सकते हैं, क्योंकि है तो सिंगल ट्री बट इट इज कवरिंग अ लार्ज एरिया and going to have a much more bigger biomass. So that is why option आ गया. That is why you will find your statement 2 and 3 becomes the correct answer in this. समझ आई मेरी बात मोनिका? यस सर। That is why you will find your 2 and 3 becomes a much more appropriate statement, but not the one. Population density की हाई नहीं है, बल्कि ये एग्जाम्पल देके ही हम समझते हैं कि हर जगह पे आप डेंसिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। Sometime you have to understand the biomass. You have to calculate the biomass. Biomass आपको ज्यादा कुछ बताता है, काफी चीजें बताता है आपको वहां पे, other than the density. Now, which one is the correct statement for logistic model of population growth? इनमें से कौन सा statement आपके यहाँ पे correct है in terms of logistic model के लिए? देख लो ध्यान से, अगर it's a very simple question. चलिए बेटा, सब लोग करिए, सब लोग पढ़िए ध्यान से स्टेटमेंट्स को।
बाकी लोग बेटा, बाकी लोग भी चलिए, आसान है, कोई बहुत मुश्किल सवाल है नहीं यहाँ पे। चलिए बताइए अपूर्वा, क्या होगा इसका आंसर? सर सेकंड ऑप्शन। अक्षरा, सेकंड ऑप्शन। मोनिका, सेकंड ऑप्शन। दीक्षा, काजल। सेकंड ऑप्शन। क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ एग्री करेंगे? यस सर। यस ठीक है, चलो देख लेते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीजेज एज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन अप्रोचेस द कैरिंग कैपेसिटी। जैसे जैसे मेरी पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी के पास में आती है तो आपकी पॉपुलेशन और बढ़ना चालू करती है। तो ये स्टेटमेंट तो मेरा यहाँ पे बिल्कुल फॉल्स हो गया। क्या मेरा पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर जाता है? नो सर। नो Don't end up going right, so that's going to be a false statement. Then all individuals have a same effect on the population growth. That is also not going to be true over there. ऐसा नहीं कि सबका like they will have a same effect on the population growth, like it will have a different effect. So that's also not going to be a true statement. That's also your false. There are unlimited natural resources. ये बात भी आपके यहाँ पे बिल्कुल फॉल्स है। हमने इतना कैरिंग कैपेसिटी की हम यहाँ पे बात करते हैं, सो वी नो दैट दैट्स अ अनट्रू स्टेटमेंट। एज अ पॉपुलेशन इंक्रीजेस द कंपटीशन गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये आपका यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। जितना पॉपुलेशन आपका बढ़ेगा आपका यहाँ पे आपका कंपटीशन आपका इंक्रीज होता रहता है। द कंपटीशन कैन बी योर इधर इंट्रा स्पेसिफिक और द कंपटीशन कैन बी योर इंटर स्पेसिफिक, बट कंपटीशन तो आपका वहां पे इंक्रीज होता ही रहेगा जब आपकी पॉपुलेशन आपकी बढ़ेगी। तो ये स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पे है दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट, दैट इज गोइंग टू बी ट्रू स्टेटमेंट बाय एवरी मींस। सो दैट इज ऑप्शन बी सही है। आप सबका आंसर यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। स्टेटमेंट 4 आपके यहाँ पे सही है, ट्रू है। बताइए 176, ध्यान से करिएगा, देख के करिएगा। चलिए बेटा चलिए, काफी क्वेश्चन करने अभी हमें। चलिए बोलिए रानी, क्या होगा इसका आंसर? सर ए ऑप्शन। जानवी, बी ऑप्शन। जसनूर, सेकंड ऑप्शन। अपूर्वा, मोनिका सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। एंड तनप्रीत। सभी ऑप्शन। ये देख लेते हैं हम यहाँ पे। Parasite that feeds on the external surface of the host organism, that surely is my ectoparasite. Lies on the humans and ticks on the dogs, they are also example of my ectoparasite. बॉडी के बाहर चिपके हुए और आपका ब्लड सक कर रहे हैं, that's ectoparasite. Marine fish infested with the copepods, this is also example of my ectoparasites. तो कई सारे कोपापोड्स आपके होते हैं जो मराइन फिश के ऊपर जाके चिपक जाते हैं और उसमें से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, so that's also ectoparasite. Cuscuta growing on the hedge plant, ये भी मेरा यहाँ पे होगा एक्टोपेरासाइट। कस्कुटा बाहर से आपका चिपक जाएगा और अपना न्यूट्रिशन वहां से लेता रहेगा प्लांट के अंदर से। पैरासाइट दैट लिव्स इनसाइड द होस्ट बॉडी एंड एट डिफरेंट साइट्स टू डेराइव बेनिफिट, दैट्स एंडो। लिवर फ्लूक लिविंग इनसाइड द एनिमल बॉडी, दैट इज आल्सो माय एंडोपेरासाइट। तो बिल्कुल सही, आपका 5th and 6th इज माय एंडोपेरासाइट एंड बाकी 4 आपका एक्टोपेरासाइट, सो दैट्स ऑप्शन बी। बढ़िया, राइट। करिए चलिए। बताइए मोनिका। सी ऑप्शन। तमनप्रीत, सी ऑप्शन। काजल, सी ऑप्शन।
क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ यहाँ पे एग्री करना चाहेंगे? Yes, Yes, sir. जल्दी एग्री कर लेते हो आप लोग। ठीक है, चलो देखते हैं। For a situation where the food and space for a population is unlimited, which of the following statement given below represent the incorrect features? Right? Which of the following statement given below represent the incorrect feature? तो आप पहले तो याद रखना कि यहाँ पे अगर आपका limited resources नहीं, if you have unlimited resources and space काफी अच्छा है आपके पास, then they are trying to talk about my exponential growth. यहाँ पे जो कहानी होगी वो आपकी exponential growth की आपके यहाँ पे होगी. That also means that कि यहाँ पे जो आपकी स्टोरी बनेगी वो बनेगी आपके यहाँ पे जे शेप्ड कर्व की. तभी तो आपको मिलता है when you have unlimited food and space over there for population to grow, the story becomes a story of my exponential growth and my J shaped curve. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा फीचर आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है उस कहानी के लिए. Each species has the ability to realize fully to its inherited potential to grow. ये बात आपको दिखता है that अगर आपकी कंडीशन वो वाली है ना, unlimited food and space, they will just keep on growing. That's what you find in the exponential growth के अंदर. So that's a true statement. Then it is equal to your dn by dt is equal to rn. ये आपका फॉर्मूला वही है. The formula belongs to the formula of my exponential growth. So ये भी आपका true हो जाएगा यहाँ पे. That's also true. It is described as a J-shaped curve. तो ये भी आपका true हो गया. That is also going to be true in this, right? It is described as a S-shaped curve. ये बात आपकी यहाँ पे हो जाती है गलत. S-shaped curve आपको मिलेगा नहीं if you have unlimited food and space for a population to grow. तो आपको S-shaped curve तो आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा because that belongs to my logistic growth के लिए. That it has a greater intrinsic rate for resources. That's also true. यहाँ पे जो rate of division आपका होगा, rate of growth आपको यहाँ पे जो मिलेगा आपको यहाँ पे to occupy the resources is also going to be high in this. That is also going to be high. That's true. There are more competition among themselves. नहीं होगा. If you have ample of food and space, then कोई competition आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा नहीं. सब लोग बस वहाँ पे आपके grow करेंगे. So ये statement आपके यहाँ पे false हो गई. So you will find your statement 4 and statement 6 are my false statement. So option C बनेगा आपके यहाँ पे the correct answer जो आपने यहाँ पे कर दिया है. So I hope question यहाँ पे आपको सब things which we have done in the past from the question. क्या होता है exponential? क्या होता है आपके यहाँ पे आपका logistic growth आपके यहाँ पे? You have to be very very clear with them, and you should also remember the examples for them as well. कि exponential के examples हमने क्या देखे थे, and generally logistic के example आपके यहाँ पे क्या हो जाते हैं. ठीक है, चलिए next सवाल ये करके बताइए. दो स्टेटमेंट आपके सामने है यहाँ पे. Tell me what can be the correct answer in this. देख लीजिए बेटा, सब लोग देख लीजिए आराम से. स्टेटमेंट समझना और इवन रियलाइज करना कि these are the statements which belong to the NCERT. Both things has to be done over here. और कोई चीज अगर समझना है ना क्वेश्चन सॉल्व करते समय, देन पूछ लो कि सर ये कैसे हो गया. Ask that thing as well. क्या लग रहा है जानवी इसका आंसर? सर सी ऑप्शन. अक्षर आपको क्या लग रहा है? सी ऑप्शन. क्या सब लोग यहाँ पे सी के साथ एग्री करेंगे? Yes, sir. All right, so I think everyone is agreeing on with the option C. No one is going with any other option यहाँ पे. तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे. Brood parasitism in birds is an example of parasitism in which the parasitic bird lays its egg in the nest of its host and host incubates them. Host वहाँ पे उसे incubate करेगा और आप उन egg को वहाँ पे आप ले कर दोगे. Right? तो host basically उन्हें पालेगा वहाँ पे. इसका पहले ये बताओ क्या स्टेटमेंट आपको सही लग रही है गलत लग रही है? सर सही है. गलत कौन बोला? सही तो है. सर वो होस्ट थोड़ी होता है. अगले स्टेटमेंट में उन्होंने पैरासाइट बताया है ना उसको. एक सेकंड, पहले हम ये देखो यहाँ पे. Parasitic bird lays its egg in the nest of its host and host incubates them. इसमें दिक्कत क्या है? होस्ट मतलब आपका यहाँ पे हो गया क्रो बेटा और पैरासिटिक बर्ड आपका यहाँ पे हो गया आपका ककू. सो ककू lays its egg in the nest
ऑफ इट्स होस्ट। होस्ट मतलब वो क्रो, उसके नेस्ट में जाके उसने वहां पे अपने एग को लेकर दिया। अब होस्ट जो आपका यहाँ पे होगा वो वहां पे उसे इंक्यूबेट करेगा। सर कंप्लीट होस्ट समझ आ रहा है? नरिशमेंट डिराइव करते हैं, वो वाला होता है ना? नहीं, होस्ट होता है जिससे आप लेते हो, अपना फायदा निकालते हो। सो बेसिकली आप होस्ट हो प्लाज्मोडियम के लिए। सो प्लाज्मोडियम इज गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम यू, राइट? यस सर। आप या ह्यूमन बीइंग बिकम्स अ होस्ट फॉर लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक अगर आपके बॉडी में आकर आके रह रहा है, देन वो आपका नरिशमेंट आप में से ले रहा है, सो आप बनते हो होस्ट, एंड पैरासाइट इज द वन व्हिच इज टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द होस्ट। समझ आई ओके बात सर। मेरी कंप्लीट? एंड आई यस। होप इट्स क्लियर, ठीक है? हाँ। Then, during the course of evolution, the eggs of the parasitic birds have evolved to resemble the host eggs in size and color to reduce the chances of host bird detecting the foreign eggs and removing them from the nest. ये बस कहानी, ये लाइन्स आपको समझ में आनी चाहिए कि विद द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, अगर आपके जो होस्ट के जो एग्स होते हैं ना, आपका जो पैरासाइटिक बर्ड होता है वो भी वैसे ही एग ले करता है, जो काफी सिमिलर होते हैं आपके होस्ट के एग से, ताकि वो जो होस्ट बर्ड हो उसे डिटेक्ट ना कर पाए एज अ फॉरेन एग, और वो उसे समझ के अपने एग समझ के उन्हें वहां पे इंक्यूबेट कर ले। दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन देम। सो ये भी आपका स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही बैठ जाएगा। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट। सो यस, सी बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 176, बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ये हो गया। अभी सर ये से 167। चलिए बेटा चलिए, पढ़िए आराम से। बोलिए अक्षरा, क्या होगा इसका आंसर? फोर्थ ऑप्शन। क्या लग रहा है रानी? सर बी ऑप्शन। बैटमैन वाला भी कह रहे हो आप? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। जसनूर, क्या होगा इसका आंसर? सर दिल्ली वाला डी। मुनिका, पूरा तवनप्रीत, डी ऑप्शन। काजल फोर्थ ऑप्शन। एंड दीक्षा। अच्छा, दीक्षा नहीं है। ओके, सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। The number of individuals of a same species that have come to an habitat from elsewhere, कहीं और से आए हैं ये लोग, right? During the time period under consideration is called as my immigration. ये आपका wrong statement है। That's a false statement. जब जाते हैं ना, जब एक पॉपुलेशन से पॉपुलेशन दूसरी पे जाता है, जब आता है उसे हम कहते हैं इमिग्रेशन, हम कहते हैं उसे यहाँ पे इमिग्रेशन इज समथिंग जब वो जा रहा होता है। सो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत है। The number of individuals of the population who left the habitat and gone elsewhere during the time period under consideration is called my immigration. So ये भी आपके यहाँ पे गलत हो जाता है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो लाइक बेसिकली इज अ डेफिनेशन ऑफ माय इमिग्रेशन, और 1 इज अ डेफिनेशन ऑफ माय इमिग्रेशन। सो यस, ऑप्शन डी बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस। दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे गलत हो जाती है। चलो 168, बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? बोलिए मोनिका, बताइए। Sir, statement 1 and 2 are correct. First option. जसनूर, क्या लग रहा है? फर्स्ट ऑप्शन सर। तवनप्रीत सर ए ऑप्शन लग रहा है। एंड जानवी? ऑप्शन ए। जसनूर, आपको मुझे एक बात बतानी पड़ेगी यहाँ पे। आप कह रहे हो कि फर्स्ट ऑप्शन सही है, दैट मींस आप कह रहे हो कि 1 एंड 2 स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है। मुझे बताइए स्टेटमेंट 3 आपको यहाँ पे इनकरेक्ट क्यों लगा, ये इससे समझा दीजिए।
बाय द वे आंसर सही है आपका। यू जस्ट Yes, हैव टू sir. टेल मी दैट स्टेटमेंट 3 आपका यहाँ पे मुझे बस एक्सप्लेन कर दो किसमें गलत क्या है। दैट्स व्हाट यू हैव टू टेल मी। सर जो हमारी थर्ड ऑप्शन है उसमें अनलिमिटेड कंडीशंस तभी प्रोवाइड होंगी जब पॉपुलेशन बहुत जल्दी क्विकली ग्रो करेगी और जो नटैलिटी ग्रोथ है वो इंक्रीज करेगी और mortality ग्रोथ है वो डिक्रीज होगी। राइट। इफ देयर इज अ नॉन लिमिटिंग और अनलिमिटेड कंडीशन अगर आपकी होती है यहाँ पे, इफ यू हैव अनलिमिटेड कंडीशंस आर प्रोवाइडेड, देन नेटैलिटी विल एक्चुअली हैपन, ये आपका इंक्रीज होगा, राइट, एंड मोर्टेलिटी आपका डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेटैलिटी एंड मोर्टेलिटी दोनों आपका डिक्रीज होगा। दैट्स अनट्रू। Yes, sir. तो इसलिए आपके ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे फॉल्स रहेगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड। सो दैट स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स ओवर हियर, और बाकी दो स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। Any species growing exponentially under an unlimited resources condition can reach enormous population density in a short time. That's true. ये आपका हो सकता है when you have unlimited resources. Darwin showed that how even a slow growing animal like element, यहाँ पे elephant आएगा by the way, यहाँ पे आपका आएगा elephant, ये NCERT का ही statement है। वहां पे भी उन्होंने elephant का example ही देके रखा हुआ है अगर आपने NCERT पढ़ा होगा तो। Could reach an enormous number in the absence of the check. Check मतलब अगर कोई कैरिंग कैपेसिटी का बैरियर ना हो ना, सो इवन दैट कैन इंक्रीज इन इट्स नंबर। सो यस, ऑप्शन बी बनेगा। स्टेटमेंट भी आपके यहाँ पे ट्रू है, सो योर 1 and 2 इज गोइंग टू बी ट्रू इन दिस। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion region 157। बताइए मुनिका। Both A and R are correct. And R is the correct expression of A. Option A. क्या सब लोग यहाँ पे एक ही साथ एग्री करेंगे? Yes, sir. Yes, sir. देखो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है, बट ये सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा उसे ए को। इट इज जस्ट एग्जांपल ऑफ ए ओवर देयर, इज जस्ट एग्जांपल ऑफ ए इन दिस। समझो इस बात को कि आपका दोनों स्टेट आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। इन कमिसिज्म वन ऑक्सिज्म इज बेनिफिटेड एंड अदर इज गेटिंग अनअफेक्टेड ओवर देयर। दैट्स ट्रू। रीजन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल लेके रखा हुआ है। कैटल ग्रेट एंड योर कैटल इज एग्जांपल ऑफ माय कमेंसलिज्म, सो दैट इज व्हाई ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर माय ए। कहीं से भी वो यहाँ पे अपना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। बोलिए जानवी, बताइए। सर जो एग्जाम्पल दिया है उससे हम लोग तो मतलब देख ही सकते हैं ना कि एक स्पीसी बेनिफिट कर रही है और दूसरी अनअफेक्टेड। तो बट स्टिल इट इज नॉट डिफाइनिंग मी ना, यू हैव टू डिफाइन इट वेरी प्रिसाइसली दैट कमिसिज्म में आपका हो क्या रहा है यहाँ पे वो। इट इज नथिंग मोर देन एग्जांपल ओवर हियर। इफ यू जस्ट सी इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट अगर आप देखते हो दोनों को, तो दोनों आपके काफी इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट आपके, इट्स एग्जांपल ऑफ कमिसिज्म, दैट्स ट्रू। बट यू नीड टू एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ओवर टू एन सर्टेन एक्सटेंट का आपका एक्सप्लेन आपका होना चाहिए कि वहां पे हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। अगर यहाँ पे ऐसा होता है ना जानवी, कैटल ग्रेट क्या कर रहा है वहां पे, राइट, और कैटल वहां पे क्या कर रही है, then that could have become a right explanation for my commensalism. That is why we say that one is getting benefited and other is getting harmed over there. यहाँ पे अगर आप ये देखते हो रीजन को, यहाँ पे कैटल ग्रेट बर्ड एंड कैटल, आपको ये भी नहीं मालूम इसके अंदर स्टेटमेंट इस रीजन को देख के कि किसको फायदा हो रहा है और कौन यहाँ पे अनअफेक्टेड है। You know that that's a different thing, but the reason is not actually telling you that that is why my assertion is going to be true over there. अगर आप यहाँ पे बोलते हैं ना कि कैटल ग्रेट आपका ये कर रहा है, like it is moving around with the cattle and cattle is remaining unaffected and the cattle is getting the insect which are coming out from the cattle's stomping, then you could have said कि अच्छा that is the reason and that is the reason which is actually going to tell me something about my commensalism. But अभी तो ये मेरा सिर्फ एक एग्जांपल है। समझो मेरी बात जानवी आप यहाँ पे। राइट नाउ Yes, इट sir. इज जस्ट एग्जांपल वेयर आई कैनॉट इवन टेल कि कौन क्या कर रहा है यहाँ पे, किसको फायदा हो रहा है किसको कुछ नहीं हो रहा। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर। दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ट्रू है बट नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन। ये बताओ।
क्या लग रहा है जसनूर इसका आंसर आपको? सर ए ऑप्शन। जानवी, सर यही ऑप्शन। रानी, सर ए ऑप्शन। अपूर्वा, तनप्रीत, मोनिका. ए ऑप्शन। Now you have a look at the statements over here. Now you can see the difference in this. The picky pear cactus introduced into the Australia in the early 1920s caused havoc by spreading rapidly into the millions of hectares of the rangeland. That's a statement. That's a true statement. We know that picky pear cactus ने क्या किया था. Now see the reason over here. When certain exotic species are introduced into a geographical area, they became invasive and start spreading first because the invaded land does not have a natural predator. बहुत अच्छे से ये assertion को यहाँ पे explain कर रहा है. And that is why I can clearly say A and R are true and R is a correct explanation for my A over here. So yes, my option A in this becomes a correct answer. You can see a very clear cut difference over there. बहुत अच्छे है वो समझा भी रहा है, compliment भी कर रहा है आपके assertion को यहाँ पे. That what actually your alien species does. So that's why option A becomes a correct answer in this. Next. Species facing competition might evolve mechanisms that promote coexistence rather than exclusion. One such mechanism is called as what? चलिए बेटा जल्दी. बस 4 लोग. That's it. क्या होगा इसका आंसर जसनूर? सर बैटमैन। जसनूर एग्जाम्पल क्या बनेगा इसका? सर एग्जाम्पल नहीं मालूम। अपूर्वा को नहीं पूछ सकते एग्जाम्पल, अभी भी उन्होंने बताया एग्जाम्पल. सो टेल अस जानवी क्या होगा इसका एग्जाम्पल यहाँ पे? सर वो बार्बलस बर्ड थे ना। वार्बलर्स, ठीक है. बताइए उनके बारे में. सर वो जो बर्ड्स थे ना वो मतलब एक ही ट्री पे रहते थे और उन्होंने अपने आप को कॉम्पिटिट नहीं किया और इवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया और मतलब डिफरेंट रिसोर्सेज पे फीड करने लगे तो ट्रू, ठीक है. सो ये जो वार्बलर्स आपके बर्ड थे आपके, वो सिंगल ट्री के अंदर यू आर गेटिंग हाउ मेनी स्पीशीज वर लिविंग इन द सिंगल ट्री? 5 species. Five different species were living in a single tree and they were occupying different niche over there. या different zones में आपको वहाँ पे वो मिल जाते हैं और they were feeding on different kind of sources जो उनके पास वहाँ पे थे. That is how you avoid the competition and that is going to be your resource partition. ये बात आप हमेशा याद रखना. जब भी आपका competition होता है, क्या दोनों एनिमल्स को फायदा होता है, नुकसान होता है? नुकसान। हमेशा competition will give you negative interaction. So that is why you have to know that animals should try to avoid competition. वो उनके reproductive fitness को यहाँ पे affect करता है. Yeah. Then, which of the following is correct for the R selected species? चलिए बेटा चलिए, सब लोग हैंड रेज करिए. अब आप पता है ऐसे लाइक आप अपहिल से डाउन हिल पे आ रहे हो भी आप लाइक बेसिकली, और मैं कहूंगा कि आप डाउन हिल से आप अभी पे ऑलमोस्ट पहुंच चुके हो. So basically, initially you were solving some difficult level of questions, and now you are coming to questions which are like slightly simpler one. बताइए दीक्षा क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। क्या लग रहा है इसका आंसर तनप्रीत? ए ऑप्शन। I hope सब लोग यहाँ पे एक ही साथ यहाँ पे एग्री करेंगे. So you will have a large number of progeny with a small size. That's what you find in the R selected species. That's true. बताइए हैंड रेज करके. Between which among the following the relationship is not an example of my commensalism? इनमें से कौन सा यहाँ पे है एग्जाम्पल जहाँ पे commensalism यहाँ पे आपका एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं बन रहा? चलिए बेटा चलिए जल्दी सब लोग हैंड रेज करिए. क्या कर रहे हैं बेटा आप लोग, क्या कर रहे हैं? चलिए बोलिए बोलिए मोनिका क्या होगा इसका आंसर? फिर डी ऑप्शन. जसनूर? सर दिल्ली वाला डी। तो ये डेली वाला डी किस चीज का एग्जाम्पल बनेगा? अगर commensalism का एग्जाम्पल नहीं तो किसका बनेगा एग्जाम्पल? म्यूचुअलिज्म। फीमेल वास्प एंड फिग ट्री जो एग्जाम्पल आपको बनेगा आपका यहाँ पे, दैट्स एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म नॉट commensalism. दोनों का यहाँ पे फायदा हो रहा है. सो यस ऑप्शन डी बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर. बढ़िया, बहुत बढ़िया. ध्यान से देखिएगा एंड आंसर करिएगा इसे. जल्दबाजी में गलत आंसर आपने नहीं करना है, ध्यान से करिएगा.
चलिए चलिए, अब पूरा बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन। रानी क्या होगा इसका आंसर। सेकंड ऑप्शन सर। काजल। सेकंड ऑप्शन। काजल कहानी बताओ, ये कौन सी कहानी का लोग बात कर रहे हैं। काजल इज लाइक सर एक तो डिनर करने का टाइम हो गया है ऊपर से आप करके कहानी बताओ। समवन हैज टू टेल मी द स्टोरी ओवर हियर। बताओ तो मनप्रीत, व्हाट इज द स्टोरी, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस। सो ये पिसास्टर की स्टोरी है। एक पिसास्टर था, वो मतलब वो ना एक एक सेकंड, क्या कौन था डिजास्टर था कौन वो फिश थी, स्टारफिश। हाँ स्टारफिश था वो। इट साउंड्स लाइक डिजास्टर वाज सम काइंड ऑफ फार्मर लिविंग इन सम एरिया। बोलो हाँ, इट वाज अ स्टारफिश। फिर क्या होता है बोलो। सो वो ना जहाँ पे रहती है ना वो पानी में, वहाँ पे ना बहुत सारी स्पीशीज होती हैं। तो वहाँ पे ना एक टाइप की स्पीशीज होती है, जो पिजास्टर है ना वो स्पीशीज को खाती है और वो मेंटेन करके रखती है सभी की स्पीशीज की डाइवर्सिटी। पर जब हमने उस पिजास्टर को वहां से निकाल लिया तो हमने ये देखा कि वहाँ पे जो स्पीशीज थी वो कम हो गई ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही। दैट इज व्हाट यू गेट टू सी। और ये कौन से कहाँ पे ये स्टडी किया गया था। अमेरिकन आइडल एरिया। क्या 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 अमृतसर क्या व्हाट, पैसिफिक ओशन यूएस का, वहां पे आपका क्या कहते हैं यहाँ पे स्टडी। ठीक है। Predators also helps in dash species diversity. So basically they maintain the species diversity in the community by reducing the intensity of competition among the competitive prey species. That is your A and B। और बिल्कुल से यहाँ पे बताया हमारे तौनप्रीत ने that you have your pisaster का कहानी यहाँ पे where you get to see around 10 जितनी species आपकी वहाँ पे पहले थी, like you are having number of species over there living in that habitat। and जब आपने pisaster वहां से निकाल दिया, so majority of the species went extinct बिकॉज ऑफ द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन वहां पे। तो ये कहानी सबको याद होनी चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी क्योंकि आपको इसके ऊपर बेस सवाल आ सकता है। दैट्स अ स्टोरी ऑफ माय पिसास्टर। चलो आ गया। हाँ, नाउ टेल मी व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर इन दिस। बताइए मोनिका क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। ए ऑप्शन। पैसिफिक कोस्ट पे आपको ये होते आपको मिल जाता है। So these are the questions we have solved, and I think this has to be the last one. Cool. So ये हमने यहाँ पे question solve किए. Now the last questions were like quite simpler ones. So now you have solved a handful of statement based सवाल from this particular chapter. So अब जब आप NCERT पढ़ोगे, then I'll tell you something. Sometimes you solve question and then you see the NCERT. You happen to come across those lines we have seen in the statements, and it becomes much more easier for you to remember those lines. So that's what now you have to do. Read the NCERT. इसको आप revise करो एक बार आप। बाय द वे संडे को आपका टेस्ट है बायोटेक प्रोसेस का। अगर आपको याद हो तो उसका रिवीजन हम लोग कर चुके हैं मंडे को ही। ठीक है। सो वी आर डन विद दैट। सो यू जस्ट हैव टू कम इन द टेस्ट, अच्छा स्कोर करो एंड या गेट अ डिसेंट स्कोर इन दैट टेस्ट, राइट। आई टेल यू व्हाट विल बी स्टार्टिंग विद इन द नेक्स्ट वीक। बताओ मोनिका, बोलो। सर फिजिक्स का टेस्ट भी है इस वीक। फिजिक्स का जस्ट वेट अ मिनट, इसका शायद नहीं होगा। कुछ मेंशन नहीं किया क्या? यू डोंट हैव दैट सिलेबस में मेंशन नहीं है क्या? नो सर, सिलेबस में नहीं है मेंशन। सर जो हमें भेजा उसमें है। अच्छा, तमनप्रीत को सिलेबस अलग मिला है और हिमाचल को अलग मिला, कुछ ऐसा है क्या? सर जो यूके वाले बैच में आया है ना सिलेबस, उसमें है मेंशन। यस सर। ओके, ओ जस्ट गिव मी अ मिनट।